हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे इसका नाम है वही हम इसके अंदर करने वाले हैं कि क्या बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, किस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं। बेसिकली हमारी जो अकाउंटिंग है वो दो मेथड्स के ऊपर बेस्ड है। नंबर वन इज कैश बेसिस और नंबर टू एक्रूवल बेसिस। तो किस तरीके से हम अकाउंटिंग इन दोनों सिस्टम्स के अंदर करते हैं, क्या इनके फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ये हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप लोग लिखिएगा कि हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, हम दो बेसिस पे करते हैं। नंबर वन कैश बेसिस और नंबर टू अक्रूवल बेसिस। अब अक्रूवल बेसिस को हम मर्केंटाइल बेसिस भी कहते हैं। अक्रूवल बेसिस को हम मर्केंटाइल बेसिस भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कैश बेसिस के हिसाब से। क्या एग्जैक्टली होता है ये कैश बेसिस, तो इसके बारे में हम सबसे पहले लिखते हैं। देखो बच्चों, ऐसा होता है कि कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या हमारे पास कैश की इनकमिंग हो रही है और क्या हमारे पास कैश की आउटगोइंग हो रही है, उसी को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि अगर मैंने कोई सामान खरीदा है या कोई पेमेंट करी है तो मैं इसको सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करूंगा, और अगर मैंने कोई इनकम अर्न की है तो और इनकम रिसीव भी की है तो उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। यानी कि कैश के आने और जाने को ही हम कैश सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। नंबर टू जो चीज है इसके अंदर, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन की है या कैपिटलाइज नेचर की ट्रांजैक्शन की है। मान लीजिए मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है तो मेरे हिसाब से ये कैपिटलाइज नेचर की है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन कैश बेसिस फॉलो करती हैं उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने सैलरी पे की है या फिर प्लांट एंड मशीनरी के लिए पेमेंट की है, तो वो इसको सिर्फ पेमेंट ही मानती हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू नेचर और कैपिटलाइज नेचर नहीं होता। इन ट्रांजेक्शन्स के अंदर क्या होता है, कैश का आना और कैश का जाना, भले ही वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटलाइज नेचर का हो। तो आइए इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं कि इसमें काम किस तरीके से होता है। कैश रिसीव्ड, इसके फीचर्स हैं ये, कैश रिसीव्ड और कैश पेड रिकॉर्डेड। यानी कि यहां पे यही रिकॉर्ड किया जाता है कि कब कैश आया और कब कैश गया। ठीक है, आगे लिखिएगा, नो मैटर वेदर कैश रिसीव्ड और पेड is for last year, current year और future year। यानी कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने जो कैश रिसीव या पे किया है ये पिछले साल का था, इस साल का है या अगले साल का है। बस कैश से ही फर्क पड़ता है कि कैश आया है या गया है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर लिखिएगा, ओनली इनकम रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड recorded. Therefore, no recording done for expenditure and income for the year।
यानी कि इस सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकम के और एक्सपेंडिचर्स की एंट्री की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस साल की इनकम या एक्सपेंडिचर कितने थे। यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर होने चाहिए वो, इनकम और एक्सपेंडिचर होने चाहिए वो, लेकिन अक्रूवल बेसिस के अंदर हम बिल्कुल अलग करते हैं। अक्रूवल बेसिस के अंदर हम जो इस साल की जितनी इनकम होती है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ये रिकॉर्ड करते हैं कि कौन कौन से सालों की ये इनकम थी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, इस सिस्टम के अंदर ओनली ट्रांजैक्शन recorded whether having revenue nature और कैपिटल नेचर। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, नेक्स्ट फीचर इसका लिखिएगा कि इस सिस्टम के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए जाते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड। और लास्ट फीचर इसका हम एग्जाम्पल फीचर क्या, हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके लास्ट पॉइंट में। ये एग्जाम्पल है उन ऑर्गेनाइजेशंस का जो कि कैश सिस्टम फॉलो करती हैं, और उसके अंदर आते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, या फिर कोई क्लब्स हो सकते हैं, या फिर कोई स्कूल्स हो सकते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास में क्या, कैश बेसिस सिस्टम की पूरी नॉलेज कि भाई इस तरीके से यहाँ पे कैश सिस्टम के अंदर बनाया जाता है। अब मैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कैश सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम का जो इस सिस्टम का जो पहला एडवांटेज है वो क्या है, ये सिंपल अकाउंटिंग सिस्टम है। तो मैं लिख देता हूं सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, यानी कि ये बहुत आसान है, कोई छोटा सा बच्चा भी इसको मेंटेन कर सकता है कि वो ये लिख सके कि भाई किस तरीके से क्या इनकमिंग हुई कैश की और क्या आउटगोइंग हुई कैश की। तो आप देखते हैं जैसे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, वो भी अपनी एक कॉपी के एक साइड पे, एक पेज पे जो है वो इनकम लिख देते हैं और दूसरी साइड एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। तो कोई भी आराम से, कोई भी इंसान इसको जो है वो लिख सकता है, इस अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकता है। ठीक है जी, सिंपल है, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होती। लेकिन और इसके अंदर क्या होता है, फ्यू एस्टिमेट्स होते हैं, फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट रिक्वायर्ड। यानी कि कुछ बहुत थोड़े एस्टिमेशन ही हमारा काम कर देते हैं इस कैश सिस्टम के अंदर, या फिर बहुत ही छोटी सी कोई भी जजमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि किस तरीके से मैं इस बुक्स ऑफ अकाउंट को बना सकता हूँ कि मैं यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट फॉलो करता हूँ, तो एक तरफ मैं डेबिट और दूसरी तरफ क्रेडिट लेफ़्ट और राइट साइड पे लिख करके अपने जजमेंट ले सकता हूँ कि कहाँ पे मैं एक्सपेंस और कहाँ पे मैं इनकम्स लिखूँगा और किन लोगों को मुझे उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन। अच्छा जी, ये जो अकाउंटिंग सिस्टम जो है, ये कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है, ये उन
उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग लॉट्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। यानी कि सोच करके देखो, जो इंसान उधार पे काम ही नहीं करता, उसका सिर्फ कैश पे ही काम होता है, कैश में ही इनकमिंग और कैश में ही आउटगोइंग, तो उसके लिए ये अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो एकदम परफेक्ट है, वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास में क्या थे, कुछ एडवांटेजेस थे हमारे अकाउंटिंग सिस्टम, कैश सिस्टम के। अब मैं लिखता हूँ आगे इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश सिस्टम। ठीक है, चलिए अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। वैसे जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं और ज़्यादा अप्रोप्रिएट भी हैं, इसलिए हम कैश सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो सबसे पहला जो हमारा डिसएडवांटेज है आप लिखिएगा, और इनके डिसएडवांटेजेस को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे भी। डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस। ठीक है जी। हमारे पास में जो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉसेस का ट्रू एंड फेयर व्यू आना चाहिए था, वो कैश सिस्टम के अंदर नहीं आता। क्योंकि अगर हमने कभी भी सामान जो है वो क्रेडिट पे दे रखा है तो हमारे को इसकी कैलकुलेशन तो हो ही नहीं पाती, और अगर क्रेडिट बेस अकाउंटिंग नहीं होगी, वैसे आप सोच सकते हैं कि बिज़नेस का दूसरा रूल ही क्या है, क्रेडिट है। तो अगर क्रेडिट नहीं होगा, अगर क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस नहीं होगी तो बिज़नेस नहीं हो सकता। यानी कि किसी भी बिज़नेस के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन ना हो ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती हैं तो इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता हमारी कैश सिस्टम के अंदर, और ये सभी से बड़ा इसका ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये इसका। ठीक है जी। तो हमने सबसे पहला पॉइंट यही लिखा कि ऐसे ड्रॉबैक की वजह से हमें ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिल पाता, किसका, हमारे प्रॉफिट्स या लॉसेस का। नंबर 2 पॉइंट, डजंट फॉलो does not follow matching principle। मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अब सोचने वाली बात है कि मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है हमारे पास में अकाउंटिंग का। हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, जो मैचिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर ये देखेंगे कि कैश सिस्टम कैसे इसको फॉलो नहीं करता। ओके, तो हमारा प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ये कहता है, हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कहता है वो ये कहता है कि प्रॉफिट्स अर्न, पहले हम इसको लिख लेते हैं, प्रॉफिट्स अर्न by the business during a period। ये पीरियड जो है वो 1 साल का हो सकता है। ठीक है जी। ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी करेक्टली measured मेजर किया जा सकता है ओनली व्हेन द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड is matched with
द एक्सपेंडिचर incurred to earn that revenue। ठीक है जी। देखिए हमने लिखा क्या, देखो पहले समझ लेते हैं इस चीज़ को कि हमने लिखा क्या है। हमारे पास में क्या है, मान लो मैंने कुछ खर्चे किए हैं और उन खर्चों की, सारे खर्चों की रिकॉर्डिंग नहीं होती। कुछ खर्चे जो है मैंने किए हैं आउटस्टैंडिंग बेसिस पे, यानी कि अभी तक मैंने उसको पे नहीं किया, यानी कि उन खर्चों को मैंने अभी तक पे नहीं किया, अभी बकाया हैं वो खर्चे। और कुछ जो खर्चे हैं वो मैं पे कर चुका हूँ। ठीक है, इसका अभी एक एग्जांपल भी लेते हैं। और मैंने कुछ इनकम अर्न की इन खर्चों को करके, लेकिन जो इनकम अर्न की थी वो इन खर्चों से मैच नहीं कर रही, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो नहीं कहलाएगा। और अगर ये मैचिंग प्रिंसिपल नहीं होगा तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को ना ऑप्ट करना, ये ड्रॉबैक होगा किसका, कैश सिस्टम का। अब इसी चीज़ को मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा मैचिंग प्रिंसिपल किस तरीके से काम करता है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इस ड्रॉबैक को समझने के लिए। मान लो फॉर द ईयर 1920 एक मिस्टर राम है, राम हैड कैश सेल्स ₹5 लाख, 5 लाख रुपए की कैश सेल्स थी। और क्रेडिट सेल्स कितनी थी, उनकी क्रेडिट सेल्स थी करीब 2 लाख। ओके, उसका जो एक्सपेंडिचर था, उसका जो एक्सपेंडिचर था वो था 3 लाख, और जिसके के अंदर इंक्लूड थे ₹50,000 आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया थे, अभी उन्होंने पे नहीं किए। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप कंप्यूट करिए हिज इनकम, तो आप कैसे कंप्यूट करेंगे भाई? जवाब है सिंपल कि मैं अगर रेवेन्यू में से, जो कि इनकम हुई है, रेवेन्यू में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ अपने एक्सपेंडिचर, तो मेरे पास में आ जाता है क्या, प्रॉफिट या लॉस। तो मेरा रेवेन्यू कितना था, मेरा रेवेन्यू था कैश सिस्टम के अगर हिसाब से हम देखते हैं तो कैश सेल्स कितनी थी, 5 लाख। तो रेवेन्यू जो था वो 5 लाख था। और अगर मैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा हूँ, जो एक्सपेंडिचर एक्चुअली पे किए गए थे वो थे कितने, 2,50,000, क्योंकि इसके अंदर 50,000 अभी अनपेड थे तो उसको हमने निकाल दिया। तो कैश बेसिस पे जो हमने 2,50,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस, क्योंकि हमने इसमें कहीं भी ये रिकॉर्ड नहीं किया, हमने इसमें कहीं भी ये रिकॉर्ड नहीं किया कि भाई हमारे पास में कोई क्रेडिट पे भी काम हुआ था। लेकिन सच्चाई क्या थी, सच्चाई ये थी कि क्रेडिट बेसिस पे भी कुछ काम हुआ था, क्रेडिट पे सेल्स भी हुई थी और स्टिल आउटस्टैंडिंग यानी कि उधार पे है, अभी हमने जो एक्सपेंस पे करने हैं वो उधार हैं। तो क्या 2.5 लाख रुपए हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं? नहीं, ये एक्चुअल प्रॉफिट्स नहीं है, ये हमारे कैश बेसिस प्रॉफिट्स हैं, जिनको कि हम एक्चुअल प्रॉफिट्स नहीं मान सकते। और यही इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन में नीचे लिखिएगा कि क्रेडिट सेल्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर आर कंप्लीटली ignored in cash system, which is a drawback।
ऑफ दिस अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है जी, क्योंकि ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता हमारे एक्चुअल जितने भी हमारी एक्चुअल इनकम्स हुई हैं उनका। ठीक है, अब ये तो था हमारा एक एग्जाम्पल जिससे कि हमने सेकेंड ड्रॉबैक को इसके दिखाया। थर्ड ड्रॉबैक क्या है? थर्ड ड्रॉबैक है कि सिस्टम doesn't distinguish between capital and revenue transactions। ठीक है जी, ये जो सिस्टम है कैश बेसिस सिस्टम, ये बिल्कुल भी बाइफरकेट नहीं करता किसको, कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस को। आइए इस चीज़ के लिए भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि इसमें किस तरीके से काम किया जाता है। देखो जी, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम, लिखिएगा आप एग्जांपल। मान लो राम ने परचेज किया, राम परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹5 लाख, 5 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने पे की। ठीक है जी, साथ ही उन्होंने सैलरी पे की, पेड सैलरी 7,000 रुपीज़। और मान लो कि उनकी सेल्स जो थी ड्यूरिंग द ईयर थी वो थी करीब 2 लाख रुपए। सेल्स जो थी वो 2 लाख रुपए था। अब कैश सिस्टम के अंदर किस तरीके से काम होता है, ये एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है इस तरीके से। मान लीजिए कॉपी के 2 पेज है, लेफ़्ट और राइट साइड वाला। ठीक है, और कॉपी के 2 पेजेस पे मैं इधर की साइड एक्सपेंडिचर और दूसरी साइड पे इनकम्स को लिख देता हूँ। ठीक, इसी तरीके से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। और जो मेरी सेल्स है ना, वो कितनी है, सेल्स मेरी इनकम होती है, तो मेरी जो सेल्स है वो है करीब 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। लेकिन मैंने इस साल जो है वो मशीनरी परचेज़ की थी, तो ये एक एक्सपेंडिचर था, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी मैंने कितने की परचेज़ की, 5 लाख रुपए की। और मैंने सैलरी भी पे की, तो सैलरी पे की मैंने कितने की, 7,000 रुपए की। तो टोटल कितना हुआ मेरे पास में, 5,07,000 रुपए का एक्सपेंडिचर और 2 लाख रुपए की इनकम। तो यहाँ पे भी मैं 5,07,000 रुपए लिख देता हूँ। लेकिन मेरे पास में क्या है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और सेल्स यानी कि इनकम जो है वो कम है। तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर, अगर मैं बैलेंसिंग फिगर के वे में जानूँ तो ये क्या है, ये मेरा एक तरीके का लॉस है। लॉस है कितने का, 3,07,000 रुपए का। भाई जब मेरे खर्चे ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होते हैं तो इसका मतलब मेरे पास में क्या हुए हैं, लॉस हुए। लेकिन बच्चों, लेकिन देखो समझो, क्या सच में मुझे लॉसेस हुए हैं? नहीं। क्या होता है कि मशीनरी जो है वो पूरे साल के बाद भी ज़िंदा है, यानी कि अभी भी काम करने योग्य है। मेरी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो अभी भी काम करने के लिए, काम करने लायक है। लेकिन हमने इसको क्या मान लिया, हमने मान लिया कि ये हमारा एक खर्चा था और हमने इसको लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया। भाई ये लॉसेस में आप देखिए ज़्यादा हिस्सा किसका है, प्लांट एंड मशीनरी का। अगर ये प्लांट एंड मशीनरी मैं यहाँ ना लिखूँ, एक्सपेंडिचर साइड पे ना लिखूँ मैं प्लांट एंड मशीनरी, तो मुझे क्या प्रॉफिट होंगे या लॉसेस होंगे? सर तब तो मुझे प्रॉफिट्स हो जाएंगे। आप देखिए मैं इसको छुपा देता हूँ पेन से, यहाँ पे लिखा होगा सेल्स 2 लाख और दूसरी साइड से मैं छुपा देता हूँ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इस पेंसिल से मैंने इसको प्लांट एंड मशीनरी को छुपा दिया। तो आप देखिए सेल्स कितनी थी, सेल्स थी 2 लाख
और सैलरी कितनी थी 7,000, यानी कि मुझे प्रॉफिट आ जाएंगे कितने 1,93,000 रुपीज़ के। तो जब 1,93,000 के प्रॉफिट्स हैं तो ये 3,07,000 रुपये के प्रॉफिट्स कैसे हो सकते हैं, लॉसेस कैसे हो सकते हैं। ये ही हमारे अकाउंटिंग सिस्टम का एक क्या है ड्रॉबैक है, ये कैश सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम का ड्रॉबैक है। आप सोच करके देखिए, अगर मैं ये प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे ना लिखूँ तो मुझे प्रॉफिट्स हो जाएंगे लॉसेस की जगह। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं इसके कंक्लूजन में, लिखते हैं मशीनरी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब राइट ऑफ कर दी गई, एडजस्ट कर दी गई अपने लॉसेस के अगेंस्ट। ठीक है जी, और लॉसेस मशीनरी की वजह से ही आए थे, तो मशीनरी रिटर्न ऑफ फुल्ली, पूरे की पूरी तरीके से हमने एक्सपेंडिचर मान लिया। जबकि एक्सपेंडिचर हम उस चीज़ को कहते हैं बच्चों, अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम एक्सपेंडिचर उस चीज़ को कहते हैं जो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया गया होता है। लेकिन क्या मशीनरी पूरी की पूरी कंज्यूम कर ली गई थी इस साल? क्या 5 लाख की मशीनरी की वैल्यू एक साल बाद में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो रह गई है? नहीं, ज़ीरो नहीं रह गई है। तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए हमारे पास में यहाँ इस सिस्टम के अंदर हमने मशीनरी को राइट ऑफ कर दिया है फुल्ली। लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर मशीनरी हैविंग लेट्स से वैल्यू ₹4,75,000, एक साल के बाद में इस मशीनरी की वैल्यू जो है 4,75,000 रुपये है। ठीक है जी, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये अकाउंटिंग सिस्टम हमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दे रहा है। बार बार मैं यही चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई हमने यहाँ पे क्या किया, रेवेन्यू नेचर, अगर यहाँ पे हमारे को पता होता कि रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन क्या होगी, लेकिन इस सिस्टम के अंदर हम कैपिटल और रेवेन्यू नेचर को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को हमें यहाँ पे 5 लाख रुपए नहीं लिखना चाहिए था, बल्कि उनकी फॉल इन वैल्यू यानी कि डेप्रीसिएशन को ही सिर्फ रिकॉर्ड करना चाहिए था, जो कि करीब 25,000 रुपये थी। 5 लाख में से 4,75,000 की बच गई है, यानी कि 25,000 ही सिर्फ हमारा कंज्यूम हुआ है, 25,000 की मशीनरी हमारी कंज्यूम हुई है। और अगर ऐसा मैं करता तो देखिए क्या रिज़ल्ट होता, तो रिज़ल्ट ये होता कि मैं अपनी इनकम साइड पे लिखता सेल्स कितनी 2 लाख, और एक्सपेंडिचर साइड पे मैं लिखता डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना, सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये, जितना कि कंज्यूम किया गया था। और सैलरी पे करता तो उसको भी लिख देता 7,000 रुपये को। तो इस केस में देखिए मेरी सेल्स यानी कि इनकम जो है वो ज़्यादा है मेरे एक्सपेंडिचर से, तो मुझे क्या आ जाते सर, मुझे प्रॉफिट्स हो जाते। तो जो बैलेंसिंग फिगर आ जाती वो मेरी प्रॉफिट्स के नाम से जानी जाती। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक ड्रॉबैक है कैश सिस्टम का। ठीक है, अच्छा जी, ये तो था हमारे पास में कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसके के अंदर हमने देखा कि उसके क्या लूप होल्स है और क्या हमारे पास में एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। फीचर्स के बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे जी दूसरा अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, अच्छा, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को अगर हम पढ़ें तो अक्रूवल बेसिस की क्या ज़रूरत है हमें, ये पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा। आओ समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम हैं जिनकी की सेल्स जो है ना, एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आप लोगों के लिए। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर राम की जो सेल्स है ना वो है करीब 3,50,000 रुपये, जिसमें से कि उनकी कैश सेल्स है करीब 2 लाख, और जो उन लोगों की क्रेडिट सेल्स है, जो मिस्टर राम की क्रेडिट सेल्स है वो है 1.5 लाख रुपए। ओके, नंबर 2 जो फैक्ट आपके सामने रखा गया
मिस्टर राम के जो एक्सपेंडिचर थे वो थे 70,000 रुपीज़ इस साल के, जिसमें से कि उन्होंने एक्सपेंस जो एक्चुअली पे कर दिए हैं वो है 50,000, और जो एक्सपेंडिचर अनपेड हैं जिनको कि फ्यूचर में पे किया जाएगा, ऐसे नहीं है कि हमने उनको छोड़ ही दिया है, वो फ्यूचर में पे किए जाएंगे, वो 20,000 है। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि कंप्यूट हिज प्रॉफिट्स। तो सोच करके देखिए कि इसके आंसर में प्रॉफिट्स कैसे निकल करके आएंगे। तो सिंपल सी बात है सर, सेल्स में से अगर हम एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर दें तो ये हमारे प्रॉफिट्स निकल करके आ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे पास में, मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, इन 3 ऑप्शंस के अंदर कौन सा प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट्स है ये आप मेरे को बताएंगे। पहला ऑप्शन है आपके पास में कि मेरी जो सेल है वो है 3,50,000, ठीक है जी, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3,50,000, और मेरे एक्सपेंडिचर जो थे वो थे 70,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 70,000। इसके साथ ही मेरे पास में जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 2,80,000। या फिर मैं यूँ कहूँ कि जितनी मेरी कैश सेल्स है उसमें से मेरे एक्सपेंसेस जितने मैंने पे किए हैं वो निकाल देता हूँ। तो दूसरा ऑप्शन है 2 लाख की सेल्स और उसमें से जो मैंने एक्चुअली एक्सपेंस इनकर्ड किए हैं, यानी कि सच में जो मैंने पेमेंट की हैं, वो मैं माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास में 1,50,000 रुपये के प्रॉफिट्स आ जाते हैं। या फिर तीसरा जो मेरे पास में है ऑप्शन, वो क्या है कि मैं क्रेडिट सेल्स यानी कि 1,50,000 की सेल्स में से माइनस कर देता हूँ अनपेड एक्सपेंडिचर जो कि है 20,000, तो मेरा प्रॉफिट 1,30,000 है। ये तीनों ऑप्शन जो है मैंने आपके सामने रख दिए। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है और साथ में ही हमारे पास में क्या है, इसके जवाब भी हैं। तो कौन से ऑप्शन के साथ में आप जाना चाहेंगे, आप मुझे बताइए। तो मैं जाना चाहूँगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में। क्यों? क्योंकि देखिए, एक बिजनेस जो होता है वो अपनी कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस दोनों ट्रांजैक्शंस के लिए ही जाना जाता है। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बिजनेस के अंदर सिर्फ कैश बेसिस ट्रांजैक्शंस ही हों, क्रेडिट बेसिस ट्रांजैक्शंस भी होंगे। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि बिजनेस का दूसरा नाम ही क्रेडिट बेसिस है, उधार पे ही बिजनेस चलता है। चाहे आप अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं दूध, अंडे, ब्रेड से, तो वो आप उधार पे लेकर के आते हैं और लास्ट में, महीने के लास्ट में आप उसकी पेमेंट करते हैं। या फिर कोई बड़ा से बड़ा अंबानी या अदानी हो, सारे के सारे क्रेडिट बेसिस पे ही बिजनेस करते हैं। तो क्यों हम अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हुए क्रेडिट बेस की ट्रांजैक्शंस को छोड़ दें, जैसा कि हमने छोड़ दिया था कैश बेसिस सिस्टम के अंदर। सच्चाई ये है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी हमें बिजनेस के प्रॉफिट्स के अंदर इंक्लूड करना होगा। तो आप देख सकते हैं मेरी टोटल सेल्स जो कि 3,50,000 है, जिसके के अंदर मेरी क्रेडिट सेल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और मेरे एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर जो बनते थे वो 70,000 बनते थे, जिसमें कि अनपेड अभी भी इंक्लूड हैं, जिसको कि मैंने अभी पेमेंट करनी है। तो आज करूं या कल पेमेंट करूं, पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। तो बच्चों सिंपल सी बात है, एक्चुअल सेल्स ये है और एक्चुअल एक्सपेंसेस ये हैं, इसलिए एक्चुअल प्रॉफिट्स मेरे कितने हैं, 2,80,000, 2,80,000 इज द करेक्ट आंसर। अब ये एग्जाम्पल सुनने के बाद में हमारी इच्छा होती है अंदर से कि हम कैश बेसिस सिस्टम को हटा दें और कोई नया मेथड हम सोचें। तो बच्चों बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि उसी नए मेथड का नाम जो है वो है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? वो यही कहती है कि आप अपने यहाँ पे सारी की सारी एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर जो भी होनी चाहिए थी उसको रिकॉर्ड कीजिए, चाहे वो कैश बेसिस थी चाहे वो क्रेडिट बेसिस थी। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को अब हमने पूरा कर लिया है इस एग्जाम्पल को, और अब हम लोग इसके फीचर्स लिखते हैं कि एक्रूअल बेसिस किस तरीके से हमारे पास में काम करता है। ठीक, तो आप लिखिएगा,
इनकम रिकॉर्डेड, अब मैं लिखा रहा हूं एक्रूअल बेसिस, accrual basis of accounting। सबसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा, इनकम रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन अर्न, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। ठीक है जी। देखो मैं इसको समझाता हूं आपको। मान लीजिए मैंने 1/4/2018 में काम शुरू किया, अपना बिजनेस शुरू किया, ठीक है जी, और मैंने इसमें, चलिए बिजनेस को छोड़ते हैं, अब मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूं। मान लीजिए कि आपने कहीं बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया। आम लोग, आम जनता, सब लोग ये जानते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट करवा देते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिया और एफडी कराने के साथ ही आपने 5 लाख रुपए का जो अमाउंट था एफडी में फिक्स कर दिया, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसका जो इंटरेस्ट था वो था 10% पर एनम, और आपको 31/12/2018 के बाद से इंटरेस्ट ही नहीं मिला, जबकि आपका अकाउंटिंग ईयर कब ख़त्म हो रहा था? आपका अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा था 31 मार्च 2019 में। तो आपका ये वाला जो अमाउंट है यहाँ से यहाँ तक कितने महीनों का हो गया? ये करीब 3 महीने का, 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो पेंडिंग है ये आपका। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये हमारी ड्यूरिंग द इनकम है, ड्यूरिंग द ईयर इनकम है, यानी कि हमने इस साल इसे कमाया है लेकिन रिसीव नहीं किया। तो जो पेंडिंग इंटरेस्ट है वो क्या है? वो हमारी इनकम अर्न है बट नॉट रिसीव्ड है, इसको हमने अभी तक रिसीव नहीं किया है। तो क्या ये हमारी इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा? बिल्कुल, बेशक माना जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमने इनकम लिखनी है तो हम लिखेंगे अक्रूवल बेसिस के हिसाब से इनकम ड्यूरिंग द ईयर। इस सिस्टम के अंदर हम इनकम ड्यूरिंग द ईयर को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि जो हमने कमाया है उसे हमें रिकॉर्ड करना है, चाहे वो हमने रिसीव किया हो या ना किया हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 लाख के ऊपर 10% कितना आता है? 50,000 रुपये। तो इनकम साइड पे मैं क्या लिख दूंगा? 50,000 रुपीज़, और इसका नाम क्या दूंगा? इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट। चलिए, ये तो बात थी सिक्के के एक पहलू की, यानी कि इनकम की। अब मैं बात करता हूँ सिक्के के दूसरे पहलू, यानी कि एक्सपेंडिचर्स की। चलो इसको भी हम लोग लिखते हैं पहले, और उसके बाद में एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन अराइज, ठीक है जी, वेदर पेड और नॉट। आप समझिए इस चीज़ को भी। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दी, सर ये क्या लिखा आपने, हमें समझ नहीं आया। आओ इसको भी उसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 1/4/2018 को मैंने अपने पास में एक एम्प्लॉई रखा, ठीक है जी, मैंने अपने पास में एक एम्प्लॉई रखा और उसकी सैलरी मैंने 31/12/2018 के बाद से दी ही नहीं। इसकी जो सैलरी थी वो थी करीब 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है जी। सैलरी मुझे पे करनी चाहिए थी 10,000 पर मंथ, लेकिन 31/12/2018 के बाद से मैंने इसकी सैलरी पे ही नहीं की। लेकिन मुझे पे करनी चाहिए थी 31 मार्च 2019 तक।
इसका मतलब ये है कि इस टाइम पीरियड के अंदर ये जो 3 महीने की मेरी 3 मंथ्स की उसको मुझे सैलरी देनी है, वो मेरे लिए पेंडिंग है। 3 मंथ्स सैलरी पेंडिंग। ठीक है जी, ये पेंडिंग है मेरे पास में। अब जब ये पेंडिंग है तो ये क्या है, मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी एक लाइबिलिटी है कि मैं इसको पे करूं। तो यहां पे इस सिस्टम के अंदर मैं ये रिकॉर्ड नहीं करता कि मैंने सैलरी कितनी पे की है, बल्कि ये रिकॉर्ड करता हूं कि मुझे सैलरी इस साल कितनी पे करनी चाहिए थी, यानी कि मेरा एक्सपेंडिचर कितना था। तो भाई सिंपल सी बात है, एक्सपेंडिचर एज सैलरी कितना था, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। तो एक्सपेंडिचर साइड पे मैं 1,20,000 रुपये रिकॉर्ड करूंगा, ना कि मैं 90,000 10,000 इंटू 9 रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जो मैंने पे किया वो रिकॉर्ड नहीं करना, मुझे रिकॉर्ड करना है जो मुझे अभी बकाया है, उसको भी आज ही रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट बेसिस की भी बात करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रेडिट बेसिस की भी बात करते हैं। अच्छा जी, अब इस अकाउंटिंग सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसको हमें लिखना है। एडवांटेजेस, तो अक्रूवल बेसिस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला, इट इज मोर साइंटिफिक, इट इज मोर साइंटिफिक, हेंस प्रेफर्ड बाय अकाउंटेंट। आप किसी भी लिटरेट पर्सन से पूछेंगे तो वो हमेशा प्रेफर करेगा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि कैश बेसिस के अंदर तो सिर्फ एक ही तरीके की रिकॉर्डिंग कैश बेसिस पे ही होती है, क्रेडिट बेसिस पे नहीं होती। नेक्स्ट, शोज कंप्लीट पिक्चर ऑफ ट्रांजैक्शन। ये भी हम समझ चुके हैं कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस इसके अंदर रिकॉर्ड होती हैं, तो कंप्लीट पिक्चर हमें ट्रांजैक्शंस की मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, रिकॉर्ड ऑल एडजस्टमेंट्स, रिकॉर्ड ऑल एडजस्टमेंट यानी कि सारी की सारी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करता है। जैसे कि प्रीपेड, यानी कि जैसे कि हम किसी को एडवांस में पेमेंट कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपेड कहते हैं। या फिर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जिसका कि अभी हमें बकाया हो, तो जितनी भी बकाया या फिर जितनी भी एडवांस में पेमेंट्स की जाती हैं उसको ये रिकॉर्ड करता है। साथ ही अगर हमने किसी से एडवांस में कोई इनकम ले ली है, ये उसको भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, करेक्ट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड शोज, मतलब इट शोज एक्चुअल प्रॉफिट्स और लॉसेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इस एग्जाम्पल से समझा था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरीके से हमें एक अकाउंटिंग को एक्चुअल बेसिस पे बनाना चाहिए, ये वाला एग्जाम्पल। अच्छा जी, 4th पॉइंट के बाद में हमारे पास में है 5th पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर, देयरफॉर मतलब ये सच्चाई है इसकी प्रेजेंटेशन में, इस वजह से ये एक्सेप्टेबल है बाय इन्वेस्टर्स। यानी कि इन्वेस्टर्स कैश बेसिस के अंदर थोड़ा कम ही रुझान रखते हैं, जबकि ट्रू एंड फेयर पिक्चर मिलती है कहाँ पे, अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। इसलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन कंपनियों की तरफ या फिर उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं जहाँ पे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम दिखाया जाता है। अब यहाँ पे ही जैसे कि हमारे ये कुछ एडवांटेजेस हैं, ऐसे ही हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो इसको भी हम लोग जो हैं वो समझेंगे कि हमारे डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस,
एडवांटेजेस ऑफ अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम। सबसे पहली बात, अगर हम डिसएडवांटेज लिख रहे हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख सकते हैं सिस्टम, दिस सिस्टम इज नॉट सिंपल, यानी कि इसको कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कि एक स्पेसिफिक नॉलेज ना हो या फिर जो अपने उधार खातों को सही से मेंटेन ना कर सके, वो इस सिस्टम को ऑप्ट नहीं कर सकता। उसके लिए तो कैश सिस्टम ही सही है। अच्छा, यहाँ पे जो थिंग्स है ना, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, इसको बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट, एलेबरेशन की ज़रूरत होती है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। टू मैनी थिंग्स टू एलेबरेट ए ट्रांजेक्शन, यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन को एलेबरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ये इसका डिसएडवांटेज है, और यही डिसएडवांटेज इसको वेरी कॉस्टली बना देता है, बहुत ज़्यादा महंगा बना देता है। तो मैं अगला डिसएडवांटेज इसका यही लिखूँगा, वेरी कॉस्टली, क्योंकि बार बार हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है और कई तरीके की अकाउंटिंग इसके अंदर ऑप्ट करनी पड़ती है, कई तरीके की स्टेशनरी हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो ये काफ़ी कॉस्टली सिस्टम है। और चौथा पॉइंट, क्विक अप्रेजल ऑफ प्रॉफिट और लॉस नॉट पॉसिबल, यानी कि हमें सारे के सारे हमें सारे के सारे सिस्टम को पूरे अच्छे तरीके से चेक करना होगा, तभी हम किसी को प्रॉफिट्स या लॉसेस बता सकते हैं। अगर हमें क्विक अप्रेजल चाहिए, यानी कि फटाफट से नॉलेज चाहिए प्रॉफिट या लॉसेस की, तो हमारे लिए एक्रूवल सिस्टम जो है वो बेहतरीन नहीं है। बावजूद इसके, इन सारी लिमिटेशंस के बावजूद, मैं यही कहूँगा आप लोगों से, कंक्लूजन में आप ज़रूर लिखिएगा, अगर आपसे ये कुछ पूछ लिया जाता है कि भाई आप किसके साथ जाएंगे, तो आप जाएंगे एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के साथ में, क्योंकि यही ट्रू एंड फेयर पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों, आने वाली क्लासेस में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज यहीं ख़त्म करते हैं अपनी क्लास को। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।